तो गाइज एक और वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है, जो कि पार्ट नंबर 4 होने वाला है क्लास 11 के चैप्टर नंबर 3 का, जिसका नाम है चुनाव और प्रतिनिधित्व। दोस्तों इसमें हमने भारत में होने वाली चुनाव प्रणालियां, उनमें कौन कौन सी चुनाव प्रणालियां जो है प्रयोग में लाई जाती हैं, किसके क्या फायदे हैं क्या नुकसान है, सारी बातें अभी तक हमने देख ली हैं और उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाकर के आराम से देख सकते हैं। अब दोस्तों हमने ये तो देख लिया कि बहुत सारी जो प्रकार की चुनाव प्रणालियां उसमें से भारत में कौन सी लागू है, वो क्यों लागू है। लेकिन दोस्तों चुनाव प्रणाली लागू है तो उसके पीछे एक उद्देश्य होता है। उद्देश्य क्या होता है कि जो चुनाव होंगे ना वो स्वतंत्र और निष्पक्ष होने चाहिए। स्वतंत्र और निष्पक्ष ही क्यों? क्योंकि देखो अगर कोई दबंग पार्टी है या कोई दबंग प्रत्याशी है, दोस्तों दबंग का मतलब वो थोड़ा सा पावर रखता है अपने आप को, राजनीति में कई लोगों में उसके बीच में पावर बनी हुई है, और ऐसे में फिर चुनाव हो चाहे नहीं हो वही व्यक्ति जीतने वाला है, क्योंकि वो अपने दबंगई से जो है चुनाव जीत सकता है। इसीलिए स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की जरूरत होती है दोस्तों, जहां पर जनता को ना वही चीज मिल सके जो उनकी इच्छा है। अगर वो दबंग को चाहते हैं तो दबंग को सत्ता पर बिठाएंगे, अगर वो किसी एक साधारण आदमी को चाहते हैं तो साधारण आदमी को सत्ता पर बिठाएंगे। तो चुनाव प्रणाली इसलिए प्रयोग में लाई जाती है ताकि जनता की इच्छाएं पूरी हो सके और जनता को एकदम निष्पक्ष चुनाव मिल सके। ठीक है, कोई दबंग कितना भी प्रेशर कर ले, जनता जो है जो चाहे वही आनी चाहिए। और जो चुनाव हो दोस्तों वो पारदर्शी भी होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि चुनाव प्रणाली का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो ये होता है कि जनता की सभी इच्छाएं जो हैं वो पूरी होनी चाहिए। आइए दोस्तों अब हम लोग बात करते हैं कि अपने भारत देश में सार्वभौम वयस्क मताधिकार क्या होता है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आपसे इसमें से बहुत सारे प्रश्न भी पूछे जाते हैं। आपने अगर अभी तक में ना पिछले साल के प्रश्न पत्र नहीं देखे दोस्तों तो आप मेरी वीडियो प्लेलिस्ट में जाकर के देखिए। मैंने अब तक हो सकता है बहुत सारी वीडियोस डाल दी होंगी जहां पर मैं आपको पिछले साल के प्रश्न पत्र बता रहा हूँ और मैंने ये बताया होगा कि ये देखो ये वाला क्वेश्चन जो है इतनी बार आया है, वो वाला क्वेश्चन उतनी बार आया है, या फिर इस टाइप से कोई और भी वीडियो मिल सकती है जहां पर आपको ये देखने को मिलेगा कि भाई ये वाला प्रश्न जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। भारत में अगर मैं किसी बच्चे से भी पूछूं कि भाई तुम्हारा वोट बन गया, तो वो तपाक से बोलेगा भाई मैं 18 साल का थोड़ी हूं। मैं पूछूंगा लाइसेंस बन गया, मैं 18 साल का थोड़ी हूं। मतलब भारत में वोट देने की या फिर कुछ और कार्य करने की दोस्तों सारी जो उम्र है ना वो 18 वर्ष तय है जनरली। तो भारत में कौन वोट देगा और कौन उम्मीदवार होगा, इन सारे सवालों के जो जवाब हैं वो हमारे संविधान में पहले से लिखे हुए हैं। पहले से क्या बताया गया कि भारत में जो मतदाता होंगे ना वो 21 वर्ष की आयु से अधिक के होने चाहिए। 21 वर्ष की आयु कम से कम उनकी होनी चाहिए। ये बात दोस्तों पहले लागू होती थी 1989 तक। 1989 में एक संशोधन के बाद में इसमें जो है फेरबदल कर दिया गया और 18 वर्ष इसकी कम से कम आयु रख दी गई। अब आप दोस्तों बहुत ज्यादा लकी हैं कि आप भारत देश में रहते हैं, क्योंकि भारत देश में आपको 18 वर्ष की आयु तक वोट देने का जो अधिकार है वो मिला हुआ है। और हम लोग हैं ना, जो हम लोगों को इसके लिए कोई लड़ाई नहीं लड़नी पड़ी। हमारे पूर्वजों ने दोस्तों लड़ी और लड़ करके जो है हमारे लिए ये व्यवस्था बना करके दी। आप सोच रहे होंगे इसमें कौन सी लड़ाई लड़ने की बात है। दोस्तों आपको शायद अगर पता नहीं है तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, हालांकि वैसे पता होगा मुझे उम्मीद है, क्योंकि आप सारे बच्चे बड़े तेज होते हैं आजकल के। जो हमारे पूर्वज थे ना उन्होंने अपनी इच्छा अनुसार अपना व्यक्ति चुनने के लिए, अपना प्रतिनिधि चुनने के लिए दोस्तों एक बहुत लंबी लड़ाई लड़ी है। आप चाहे तो फ्रांस के लोगों को देख लें, फ्रांसीसी क्रांति को देख लें, हर जगह पर ऐसे ही व्यक्तियों को वोटर बनाया जाता था जो या तो पढ़े लिखे हों या तो समाज में उनकी बहुत ज्यादा अच्छी खासी हैसियत हो। तो आप सोचेंगे तो भाई इसमें एक गरीब आदमी लड़ क्यों रहा है। देखो गरीब आदमी नहीं लड़ेगा तो जो अमीर आदमी है वो किसी ऐसे ही व्यक्ति को चुनेगा जो उसी के फायदे का काम कर सके। गरीबों के फायदे का काम कौन करेगा, है ना। तो गरीबों ने, गरीब की बात नहीं है दोस्तों, समाज के सभी वर्गों ने अपने आप को वोटर एज अ वोटर प्रेजेंट करने के लिए, क्योंकि उनको अधिकार प्राप्त नहीं थे, तो इसको प्रेजेंट करने के लिए बहुत ज्यादा लड़ाई लड़ी, कानूनन लड़ाई लड़ी, और दंगे फसाद हिंसात्मक रूप से अहिंसात्मक रूप से दोस्तों बहुत लड़ाई लड़ने के बाद में ये राइट्स प्राप्त हुए कि समाज के लगभग सभी वर्ग के जितने भी पुरुष हैं वो वोट दे सकते हैं। अब यहाँ पर पुरुषों की बात हो गई। कई बार फिर महिलाओं के लिए भी लड़ाई लड़नी पड़ी कि क्या महिला वोटर नहीं है, उनको अपना प्रतिनिधि चुनने का अधिकार नहीं है। तो भाई बहुत लंबी लड़ाई के बाद में जो है ना ये वोटिंग का जो हमें राइट मिल पाया है कि हम अपना प्रतिनिधि अपने हिसाब से चुन सकते हैं। दोस्तों ये हम लोग बहुत लकी हैं कि हमें मिला हुआ है। आप इतिहास को उठा करके देखें, बहुत लंबे समय तक की जो है लोगों ने बहुत फाइटें करी हैं, है ना। तो इसीलिए आपको ये बात मैंने स्पेशली बता दी क्योंकि बहुत ज़्यादा जरूरी है जानने के लिए, क्योंकि लोग को ना अपने वोट की अहमियत नहीं पता होती, वो वोट देने जाते ही नहीं है। और आजकल की जो जनरेशन है वो तो घर से निकलना ही नहीं चाहती कि वोट नहीं देने जाएंगे, लाइन नहीं लगेंगे, क्योंकि लाइन लगने से आप
कि जो सरकार है वो सरकार को फायदा नहीं हो रहा है, आपको फायदा हो रहा है। आप एक बार जाइए, घर से निकलिए, वोट दीजिए। अगर आपकी उम्र 18 साल से ज्यादा है, उसकी अहमियत करिए कि कितने मेहनत के बाद में 18 वर्ष की आयु आपके लिए लाई जा सकी है। दूसरा दोस्तों, जो हमारा संविधान है वो ये आजादी देता है कि भाई गद्दी पर कौन बैठेगा, शासन कौन करेगा, जो हमारा प्रतिनिधि होगा वो कौन बनेगा। तो देखो, वैसे तो भारत देश में अलग अलग कामों के लिए, जैसे अलग अलग उम्मीदवारों के लिए अलग अलग उम्र निर्धारित है ना। राष्ट्रपति के लिए आप बताएं मुझे कमेंट करके कितनी मिनिमम उम्र होनी चाहिए। लेकिन वैसे लोकसभा और राज्यसभा के लिए उतनी उम्र नहीं चाहिए जितनी राष्ट्रपति के लिए चाहिए। तो लोकसभा और विधानसभा के अगर आपको जो दोस्तों उम्मीदवार बनना है, सदस्य बनना है, तो आपकी मिनिमम उम्र 25 वर्ष तो होनी चाहिए। इसके अलावा एक दो और भी प्रतिबंध हैं, जैसे कि कोई केस ना चल रहा हो और दो बार से ज्यादा जेल वेल ना गए हों, और बाकी कोई भी आपकी लिंग, धर्म, जाति इत्यादि की कोई भी जो प्रतिबंधता है वो नहीं लगाई गई है। इसका मतलब आप किसी भी धर्म से हैं, किसी भी जाति से हैं, किसी भी मजहब से मतलब रखते हैं, आप भारत देश के नागरिक हैं, तो आप जो है यहाँ के सदस्य बन सकते हैं। बस उम्र का क्राइटेरिया जो है आपका वो पूरा होना चाहिए। तो आइए दोस्तों, अब हम लोग बात करते हैं स्वतंत्र निर्वाचन आयोग के बारे में। स्वतंत्र निर्वाचन आयोग क्या होता है? जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि प्रत्येक देश में एक चुनाव प्रणाली होती है जो कि वहां पर स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने का जिम्मा रखती है। लेकिन इस प्रणाली को ध्यान में रखने के लिए कुछ ऐसी कम्युनिटी बनाई जाती है दोस्तों, कई लोगों की, जो इन कार्यों को संपन्न करा सके। जैसे चुनाव ढंग से हो, अच्छे से हो, कोई गलती ना हो, त्रुटि रहित हो, और उसमें जो है इलेक्शन में वोट करने वाले लोग कौन कौन से होने चाहिए, कौन कौन से नहीं होने चाहिए, और जो व्यक्ति हैं वो किनको वोट देंगे, मतलब उनका एक निर्वाचन क्षेत्र कहां पर होगा, उनकी सीट, उनकी लिस्ट में नाम, उम्मीदवार कौन होगा, उनका निशान क्या होगा, चुनाव कब होंगे, उनकी डेट, उनकी मतगणना। दोस्तों ऐसे बहुत सारे कार्य हैं जो स्वतंत्र निर्वाचन आयोग को दिए जाते हैं। भारत की जो संविधान है दोस्तों, उसका अनुच्छेद नंबर 324 में इनके कार्यों का पूरा विस्तार से उल्लेख किया गया है। तो अनुच्छेद 324 के अनुसार दोस्तों, निर्वाचन के लिए मतदाता सूची तैयार करना, चुनाव के संचालन का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण प्राप्त करने का अधिकार जो है वो एक स्वतंत्र निर्वाचन आयोग को प्राप्त है। संविधान में दोस्तों ये जो शब्द लिखे गए हैं ना, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इन बातों का एक बहुत बड़ा मतलब निकलता है। तो उन्हीं से दोस्तों हमारी जो स्वतंत्र निर्वाचन आयोग है वो कार्यान्वित होती है। आइए हम लोग इनके बारे में थोड़ा सा और विस्तार से चर्चा करते हैं। भारत में दोस्तों जो ये स्वतंत्र निर्वाचन आयोग है ना, इनकी मदद कराने के लिए यहाँ पर मुख्य निर्वाचन अधिकारी होते हैं। प्रत्येक राज्य के अपने अपने निर्वाचन अधिकारी होते हैं जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से वहां के इलेक्शनों के लिए कार्य करते हैं। अब यहाँ पर आप कहेंगे कि जो स्थानीय चुनाव होते हैं वो भी वही देखते हैं क्या? तो नहीं भाई, स्थानीय चुनाव जो है वो लोग नहीं देखते। स्थानीय चुनाव मतलब जैसे किसी ग्राम पंचायत के चुनाव हो गए या फिर किसी ब्लॉक वगैरह के चुनाव हो गए, इनके लिए दोस्तों वहां पर राज्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं जिनका काम अलग होता है। इनके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। अगर हम लोग मुख्य निर्वाचन आयोग की बात करें दोस्तों, तो ये ना आपका एक सदस्य भी हो सकता है और बहुसदस्यीय भी हो सकता है। एक सदस्य देखें 1989 तक दोस्तों ये एक सदस्य था, फिर जैसे ही इलेक्शन शुरू हुआ ना तो इनकी संख्या बहुसदस्यीय कर दी गई, लेकिन उसके बाद में उसे तुरंत फिर इलेक्शन के बाद में एक सदस्यीय कर दिया गया। लेकिन परमानेंटली दोस्तों 1993 से इनकी जो संख्या है वो बहुसदस्यीय है। बहुसदस्यीय मतलब कैसे? सबसे पहले इसमें एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं दोस्तों। मुख्य निर्वाचन आयुक्त के अलावा 2 निर्वाचन आयुक्त और होते हैं। अब यहां पर आप कहेंगे कि इनके और इनके कार्य शक्तियों में थोड़ी बहुत अंतर हो सकती है, तो ऐसा नहीं है दोस्तों। जितना भी पावर इनके पास है उतना ही पावर इन लोगों के पास भी होता है। अब इनका जो सिलेक्शन होता है दोस्तों वो राष्ट्रपति के द्वारा कराया जाता है। राष्ट्रपति जो होते हैं वो मंत्री परिषद के द्वारा उनकी सलाह पर इनकी नियुक्ति करते हैं। किनकी? मुख्य निर्वाचन आयुक्तों की या फिर निर्वाचन आयुक्तों की जो नियुक्ति होती है वो दोस्तों राष्ट्रपति और मंत्रिमंडल की सलाह से होती है। लेकिन कई बार ऐसा माना जाता है कि अगर ऐसा होता है तो ये जो निर्वाचन आयुक्त हैं ये किसी भी सरकारी पार्टी के अंतर्गत आ सकते हैं, उनके आधार पर काम कर सकते हैं या फिर कह सकते हैं कि उनके पक्ष में फैसला कर सकते हैं। तो इसीलिए कई बार इस प्रणाली पर जो है ना संदेह भी लगाया जाता है। लेकिन अगर आप देखेंगे कि पिछले 15 या 20 वर्षों के दौरान आप देखेंगे कि इनकी जो कार्यशैली है ना वो काफी हद तक बदली हुई आपको नजर आएगी। जैसा कि आप कई बार देख सकते हैं कि इन्होंने अपनी पावर्स का पूरा प्रयोग किया हुआ है और इसके आधार पर इन्होंने पूरी तरीके से स्वतंत्र जो चुनाव है दोस्तों वो कराने की जिम्मेदारी उठाई है। और आप पिछले कई वर्षों के जो चुनाव देखेंगे, अब तक की जो 15 लोकसभा के चुनाव हो चुके हैं दोस्तों, सब में
इन्होंने अपना भरपूर प्रयोग किया है, अपनी पावर्स का प्रयोग किया है। अब आप लोग बात करेंगे कि पावर्स का प्रयोग तो किया है, लेकिन कौन कौन सी पावर्स हैं। सबसे पहले बात करते हैं इनके कार्य क्षेत्र क्या है, तब आपको पावर्स के बारे में समझ में आने लग जाएगा। देखिए, सबसे पहले मतदाताओं की सूची बनाना, ठीक है, ये इनका काम होता है। मतदाताओं की सूची में ध्यान रखते हैं कि भाई कोई ऐसा व्यक्ति ना आ जाए जो इलेक्शन देने लायक ना हो। कई बार कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसका नाम भी हट जाना चाहिए। तो ये सारी चीजों को ये ध्यान में रखते हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर इनका जो चुनाव का कार्यकाल होता है, कार्यक्रम होता है, वो पूरा ध्यान में रखते हैं कि कब इलेक्शन होगा, कब इसकी डेट करनी चाहिए, कब जो है घोषित करना चाहिए, मतदाता गणना कब होगी, और भी बहुत सारी बातें जो इलेक्शन की डेट से रिलेटेड होती हैं वो सारे इन्हीं का काम होता है। इसके अलावा भी दोस्तों कुछ अन्य शक्तियां भी इनको दी जाती हैं, जैसे कि किसी राज्य में कोई अगर ऐसी कोई हलचल मच रही है या फिर कहीं पर दोस्तों कोई माहौल ठीक नहीं है तो वहां पर वो चुनाव को रोक सकते हैं, स्थगित कर सकते हैं, कुछ समय के लिए आगे स्थगित कर सकते हैं। तो इस तरीके की कुछ और भी पावर्स इनके पास होती हैं। इसके अलावा दोस्तों जितने भी उम्मीदवार हैं या जितने भी राजनीतिक दल होते हैं उनके लिए आचार संहिता लागू करना भी इनके पास पूरा राइट्स होता है। आचार संहिता लागू करते हैं मतलब ये हुआ कि कौन कौन से रूल्स एंड रेगुलेशन जो है वो फॉलो करेंगे या नहीं करेंगे उम्मीदवार लोग या फिर कह सकते हैं राजनीतिक दल। ये सारी भी पार्टियां इन्हीं के पास पावर्स होती हैं। और भी दोस्तों इनके पास पावर्स हैं जैसे कि दलों को मान्यता प्रदान करना, चुनाव चिन्ह बांटना, तो ये सारे काम इनके होते हैं। तो इस तरीके से अब आप कह सकते हैं कि इनके बीच में जो काम है वो बटे होंगे, तो ऐसा नहीं है दोस्तों, ये सारे काम इन सभी को मिलकर के करने होते हैं। अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं कि इनका कार्यकाल कितना होता है। तो कार्यकाल के रूप में आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है 6 वर्ष का इनको कार्यकाल जो है वो पूरा करना होता है। लेकिन अगर 6 वर्ष से पहले ही अगर वो 65 वर्ष की आयु के पूरे हो गए तो भी उनको जो है अपना कार्यकाल छोड़ना पड़ता है। दोस्तों अगर इनको इनके कार्यकाल से पहले ही हटाना, जैसे 6 वर्ष भी पूरे नहीं हुए हैं, 65 वर्ष की आयु भी पूरी नहीं हुई है, लेकिन इनको इनके पद से हटाना है मुख्य निर्वाचन आयुक्त को। रीजन कोई भी हो सकता है, जैसे कि उन्होंने अपना कार्य निष्पक्ष रूप से ना किया हो या फिर वो कोई भी कार्य कराने में जो है बेईमानी वगैरह अगर करते नजर आए, किसी पक्ष के साथ में मिले हुए नजर आए, तो ऐसे में क्या करना होता है, ऐसे में राष्ट्रपति के पास में दोस्तों जो है दोनों सदनों को एक प्रतिवेदन भेजना होता है विशेष बहुमत से पास कराने के बाद में। कहने का मतलब ये है कि दोनों सदन ना एक विशेष बहुमत पारित करेंगे जहां पर ये होगा कि इनका मतलब इनके काम और इनके रीजन वगैरह बताया जाएंगे राष्ट्रपति को। उसके बाद में राष्ट्रपति जो है इनको बर्खास्त करने की पावर रखते हैं। दोस्तों जो हमारा चुनाव आयोग है दोस्तों, इनके पास में जो कर्मचारी हैं उनकी संख्या काफी कम है। तो इसीलिए दोस्तों जब एक बार चुनाव प्रणाली शुरू होती है या फिर चुनाव आसपास में आते हैं तो जो हमारे देश की प्रशासनिक मशीनरी होती है, चाहे वो राज्य की हो या फिर केंद्रों की हो, वो सारे के सारे इनके अंडर में आ जाते हैं और उनको जो है चुनाव संबंधी कार्य दे दिए जाते हैं। अब जब वो इनके अंडर में आ जाते हैं तो फिर इन्हीं का कार्य करना पड़ता है। जैसे चुनाव से संबंधित जो भी कार्य इनको दिए जाते हैं, मतलब उन लोगों को ये लोग देते हैं, तो उनको वो करना पड़ता है। अब ऐसे में दोस्तों आप सोचेंगे कि ये प्रशासनिक मशीनरी में कई बार तबादला होते रहते हैं, लंबे लंबे समय तक की चुनाव का कार्य चल रहा होता है, तो ऐसे में पूरा का पूरा राइट्स इनके पास होता है कि ये चाहे तो उनका तबादला रोक दें, चाहे तो उनको हस्तांतरित करा दे, ठीक है, मतलब स्थानांतरित करा दे, उनका तबादला करा दे, या फिर कई बार अगर ऐसा भी देखा जाए कि कोई अधिकारी जो है ना, जो मतलब इनकी हेल्प करने के लिए अभी यहाँ पर सेलेक्ट हुए हैं, वो अगर कोई गलत काम करता है तो ये लोग उन पर जो है ये उनके विरुद्ध कार्रवाई भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि जो चुनाव आयोग है ये प्रशासनिक मशीनरी की मदद से दोस्तों ये सारे काम जो है वो संपन्न कराते हैं। तो अब तक दोस्तों आप काफी कुछ जान चुके हैं अपने भारत के चुनाव प्रणालियों के बारे में। भारत क्या, किसी भी लोकतांत्रिक राजनीतिक देश में दोस्तों यही सब कुछ होता है। अब यहाँ पर हमने देखा कि कई सारी चुनाव प्रणालियां हैं, लेकिन किसी में कोई कमी है तो किसी में कोई कमी है। जैसा कि आपको पता होगा फोन्स के, उनके सॉफ्टवेयरों के रेगुलर अपडेट आते रहते हैं। रीजन क्या होता है, क्योंकि जो पुराना वर्जन होता है दोस्तों उसमें कुछ ना कुछ कमी होती है। ऐसे ही लोकतांत्रिक देशों में दोस्तों जो भी प्रणालियां अपनाई जाती हैं, जो भी नियम कायदे कानून अपनाए जाते हैं, सब में कहीं ना कहीं कोई कमी रहती है। तो कंटिन्यूअसली जब से संविधान बनते हैं तब से प्रति वर्ष या फिर कहें दोस्तों हर समय कोई ना कोई इसमें जो है अपडेटेशन की जरूरत पड़ती रहती है। ऐसे में रेगुलर जो है अद्यतन उपाय करते रहना पड़ता है कि भाई और बेहतर और बेहतर और बेहतर बनाने के लिए क्या किया जा सकता है यहाँ पर। तो दोस्तों ऐसे में आपको जब पता है कि कई सारी चीजों में कई जगहों पर गलतियां हैं तो उसके लिए कई सारे लोग अपना सुझाव भी देते हैं। तो चुनाव सुधार के लिए दोस्तों बेसिकली हमारे पास में कुछ ऐसे सुझाव हैं जो कि आम सुझाव हैं। इस पर कई बार दोस्तों सभी लोग बोलते हैं हाँ हाँ ऐसा होना चाहिए। आइए देखते हैं कई सारे लोगों की क्या क्या सलाहें होती हैं। कुछ लोग दोस्तों यहाँ पर बोलते हैं कि चुनाव प्रणाली में जो हमने सर्वाधिक वोट से जीतो वाली प्रणाली अपना रखी है उसको बंद करके यहाँ पर समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली को लागू कर देना चाहिए। इससे होगा क्या, इससे दोस्तों राजनीतिक दलों में उसी अनुपात में सीटें मिलेंगी जितना कि वो जो है वोट प्राप्त करते हैं। दूसरा दोस्तों यहाँ पर कई सारे लोग ये दलील करते हैं कि संसद और विधानसभा में जो 1/3 सीटें हैं ये महिलाओं के लिए आरक्षित कर देनी चाहिए, क्योंकि महिलाओं का जो इसमें रोल है वो काफी पिछड़ा हुआ है।
कई लोग दोस्तों ये भी दलील करते हैं कि यहाँ पर धन का जो प्रभाव है ना उसे रोकना चाहिए, क्योंकि जब इलेक्शन शुरू होने वाले होते हैं या उससे पहले काफी ज्यादा धन का प्रवाह किया जाता है और वहां पर धनों का प्रयोग करके काफी इलेक्शन को जो है अपने अंडर में करने की कोशिश की जाती है, बेहताशा पैसा प्रयोग में लाया जाता है। अगर आप भी अपने किसी रिलेटिव से, अपने पापा या दादा दादी जी किसी से भी पूछेंगे कि आप इलेक्शन में खड़े हो जाओ, तो वो सीधा हंस के बोलेंगे अच्छा इतना पैसा है हमारे पास जो हम यहाँ पे खड़े हो जाए इलेक्शन में। तो दोस्तों यहाँ पर धन का प्रवाह जो है ना, ये एक इलेक्शन का नामी गिनामी चीज बन चुका है। मतलब अगर आप इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, आप मतलब राजनीति में आना चाहते हैं, तो आपके पास पैसा होना चाहिए, जबकि इसके खिलाफ कड़े कानून बनाने चाहिए। बहुत सारे लोग ये दलील देते हैं कि राजनीति में चुनाव सुधार कराने में दोस्तों सबसे मेन जो टॉपिक है वो धन का प्रवाह है, अगर इसको रोक दिया तो सब कुछ सुधर जाएगा। अगला जो पॉइंट दोस्तों लोग बताते हैं या फिर कह सकते हैं दलील देते हैं, वो ये कहते हैं कि किसी भी प्रकार के अपराधी को, जिस पर कोई भी केस चल रहा हो, कोई भी मुकदमा चल रहा हो, उसको तो राजनीति में आने ही नहीं देना चाहिए। बेशक उसने जो है हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में कहीं पर भी जो है इस केस के खिलाफ में अपील कर रखी हो, कुछ भी हो, अगर उस पर कोई भी केस है तो उसको नहीं आने देना चाहिए। और दोस्तों ये बात मुझे सही लगती है पर्सनली, क्योंकि अगर आप कोई सरकारी एग्जाम वगैरह पास करने जा रहे हैं तो आपको पता होगा कि अगर आप पर कोई भी केस चल रहा होता है तो आपका नाम भी है अगर थाने में, तो आपको जो है सरकारी जॉब तो मिलने के चांस ना के बराबर ही हैं, मिलेंगे ही नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर केवल मात्र थाने में नाम होने से ही हमारी सरकारी जॉब छूट रही है, और जिन्होंने अपराध तक कर रखे हैं वो खुद सरकार बने बैठे हैं। ये किस देश का कानून हुआ? ये कानून मुझे भी ठीक बिल्कुल भी नहीं लगता। आपका क्या ओपिनियन है, आप कमेंट बॉक्स में बताएं। इसके बाद में दोस्तों कुछ लोग दलील देते हैं कि जो भी लोग जाति पर या धर्म पर अपील करते हैं उस पर पूरी तरीके से रोक लगानी चाहिए। मतलब आप किसी भी एक जाति को या किसी एक धर्म को लेकर के सपोर्ट करने को जो है अपना नामांकन नहीं करा सकते या फिर कोई और कार्य नहीं करा सकते। जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हम तो इसी धर्म को सपोर्ट करते हैं, ऐसा जो कोई भी करे उसके खिलाफ कड़े से कड़े नियम बनाए जाने चाहिए। और दोस्तों यहाँ पर लिख रखा आखिरी पॉइंट कि अधिक पारदर्शिता के लिए कुछ कानून बनाने चाहिए। मतलब ये हुआ कि जो हमारी सत्ता में जो पार्टी है ना प्रेजेंट टाइम पर, कोई भी हो, वो क्या काम करती है, कितना पैसा वो अर्न करती है, इन सभी चीजों पर जितने भी उनके कार्य हैं, जितने भी उनके पीछे की रणनीतियां दोस्तों जो जनता में नहीं बताई जानी चाहिए, उनको छोड़ करके जिनके बारे में जनता को जानने का हक है, उनको पारदर्शी बनाया जाना चाहिए। और पारदर्शिता लाने के लिए दोस्तों यहाँ पर कुछ ना कुछ कायदे कानून बनाने चाहिए। अब दोस्तों ये जितने भी कुछ दलीलें हैं, ये सभी लोग माने, सबकी इन पर जो है आम राय बने, ऐसा संभव नहीं हो पाता है। और अगर बन भी गया तो ये जो है प्रचलन में लाना काफी मुश्किल हो जाता है। खैर ये सारी बातें तो राजनीतिक रहीं। मुख्य रूप से जो है हम लोगों को दो कार्य करने चाहिए दोस्तों यहाँ पे। वो कार्य ये है कि जनता को सतर्क रहना पड़ेगा। पहला, ये एक ऐसा कार्य है कि जितना ज्यादा जनता सतर्क होगी, जितना ज्यादा वो अपने अधिकारों को जानेगी, उतना ही बेहतर वो पॉलिटिक्स में जो है फायदा ले सकती है। और दूसरा पॉइंट ये है दोस्तों कि हमें ही अधिक सक्रिय रहना पड़ेगा। हमें ही हर तरफ से जो है सारी चीजों के लिए सतर्क रहना होगा, देखना होगा कि कौन सा पॉलिटिशियन क्या काम कर रहा है, उसको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किस प्रकार का पॉलिटिशियन, उसके क्या कारनामे, हमें उनको वोट देना है कि नहीं देना है। कुल मिलाकर के यहाँ पर जब जनता ही चेंज होगी तभी जाकर के रेवोल्यूशन आएगा। आपकी क्या राय है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों ये चैप्टर यहीं पर पूरा हो जाता है। अब इसमें दोस्तों बहुत सारे कार्टून इमेज भी हैं, मैं उनके लिए भी एक सेपरेट वीडियो लेकर के आऊंगा। अगर आपने दोस्तों इसके चारों पार्ट देखे तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि मैंने इसके चारों पार्ट देख लिए हैं, मुझे पूरा चैप्टर ढंग से समझ में आया नहीं आया, कौन सा टॉपिक आपको समझ में आया, कौन सा नहीं, आप मुझे कमेंट करके बताना ना भूलें। आने वाली वीडियोस में मैं उन सभी का सोल्यूशन लेकर के आता रहूंगा। और आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करना ना भूलें, हो सकता है जो आपका प्रॉब्लम हो, जो आपकी पॉइंट हो, जिस पर आप अटक गए हैं, उसके ऊपर मैंने एक वीडियो बना करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक और उसका नाम डाल दिया हो, तो आपको इजीली आपका डाउट इमीडिएटली क्लियर हो जाएगा। आशा करता हूं आपको सब कुछ मेरी बातें जो है समझ में आ गई होंगी, चैप्टर समझ में आ गया होगा। इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की वीडियो जल्दी आने वाली है जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में मिली जाएगी। और हो सकता है आप मेरे चैनल पर जाकर विजिट कर लें, वेबसाइट पर विजिट कर लें www.fullonguide.online, वहां पर भी आपको सारी चीजें मिलती चली जाएंगी। तो मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, देखते रहिए फुल ऑन गाइड।